नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो विशेषण की क्लास जो थी वो अच्छी थी और विशेषण आपको समझ भी आ गए होंगे कि गुणवाचक विशेषण कहाँ होगा। व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है। और बस ये लास्ट एक टॉपिक और है, उसके तुरंत बाद जो है हम एक टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट में हम ये देखेंगे कि हाँ, हमने जो पीछे 5 टॉपिक किए हैं जिनमें से लगभग हर एग्ज़ाम में 10 से 12-13 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये तो न्यूनतम बता रहा हूँ। तो फिर वो कितने सार्थक सिद्ध होते हैं कि हाँ चलो इन 5 टॉपिक में हम नहीं उलझेंगे। तो एक बार एक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है मूल्यांकन के लिए। और थोड़ी सी क्या है कि जो आपकी सुस्ती है उसको भगाने के लिए भी टेस्ट की आवश्यकता बनी रहती है। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्या टॉपिक है? क्रिया। तो उससे पहले आपको, जैसा कि पिछली क्लास में विशेषणों का निर्माण बताया था। विशेषणों का निर्माण क्या था? विशेषणों का निर्माण। तो आपको विशेषणों का निर्माण आना चाहिए। तो मैं यहां पर कुछ शब्द लिखूंगा और आपको मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में एक के बाद एक फटाफट उनका विशेषण बनाते हुए चलना है। और आप कॉपी में बनाओ तो आपकी अच्छा है। जैसे मैंने लिखा सप्ताह, तो इसका विशेषण क्या बनेगा? मैंने लिखा स्वप्न, तो इसका विशेषण क्या बनेगा? मैंने लिखा घूमना, तो इसका विशेषण क्या बनेगा? मैंने लिखा चाल, तो इसका विशेषण क्या बनेगा? मैंने लिखा यह, इसका विशेषण क्या बनेगा? मैंने लिखा उपासना, तो इसका विशेषण क्या बनेगा? है ना। मैंने लिखा पंख, तो इसका विशेषण क्या बनेगा? मैंने लिखा स्नेह, इसका विशेषण क्या बनेगा? मैंने लिखा मिठास, इसका विशेषण क्या बनेगा? मैंने लिखा मिठास हो गया। उसके बाद मैंने लिखा परिवार। क्या लिखा? परिवार, तो इसका विशेषण क्या होगा? आपको विशेषण बताना है कि विशेषण कैसे बनता है ना। ऐसे ही मैंने लिखा प्रलय, ठीक है। और ऐसे ही मैंने लिखा परलोक। क्या लिखा? परलोक। पंख, स्नेह, मिठास, परलोक, ये सारे आपको लिखने हैं। और इसके अलावा मैंने लिखा नगर, बताओ देखें। इसके अलावा मैंने लिखा दाता, तो दाता का विशेषण जो है वो क्या होगा? ये सोच समझ के बनाना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मैंने लिखा तटीय, इसका विशेषण क्या होगा? आपको ये भी बताना है, इसका विशेषण क्या होगा। ऐसे ही सेवा, ऐसे ही सेवा हो गया। सेवा के बाद में दाता, तटीय, सेवा। एक और था दिमाग में बढ़िया सा, हाँ, बल। बल का विशेषण जो है वो क्या होगा? उसके अलावा जैसे अपने चलना, है ना। चलो ये बना पढ़ना। पढ़ना का विशेषण क्या होगा? ये वो शब्द हैं, आप इनमें से सर्वनाम भी हैं, क्रिया भी है, अव्यय भी है, सब कुछ है इसमें। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा, है ना। कर्म, इसका क्या होगा? सत्य, इसका क्या होगा? कर्म, सत्य। और कर्म का क्या होगा? सत्य का क्या होगा? कर्म हो गया, सत्य हो गया। हाँ, एक और लेते हैं अपन, कृपा। एक लास्ट और लूंगा मैं, यहां लिखूंगा क्या लिखना चाहिए? काल, ठीक है। कृपा के बाद एक लास्ट मैंने लिख दिया काल। तो ये कुछ शब्द आपके सामने हैं। इनके विशेषण आपको बनाने आने चाहिए। क्या इनमें से अगर विशेषण बनते हैं तो कैसे बनते हैं? इनमें अगर विशेषण बनाओगे तो आपको 2 मिनट का समय है और इन 2 मिनट में आपको इनके विशेषण बनाने ही बनाने हैं। देखते हैं आप किस तरह से बनाते हो। तो यहां से मैं शुरू हो जाता हूं। आप देख सकते हैं साप्ताहिक, सप्ताह से क्या विशेषण बनेगा? साप्ताहिक। तो जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे वेतन की बात करें, साप्ताहिक वेतन या साप्ताहिक पत्रिका, और एक होता है सप्ताह पत्रिका। तो साप्ताहिक पत्रिका सेट बैठता है और जो सेट बैठता है वही विशेषण होता है। स्वप्न का आपने क्या बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बनेगा क्या? स्वप्निल। घूमना का आपने क्या, ये भी एक बहुत अच्छा विशेषण है और ये आपको आना चाहिए, है ना। तो बताओ देखें, घूमना में मात्रा बड़ी थी, अब इसको कर दो छोटी और आप लिख दो घुमक्कड़।
घूमना जनजाति या घुमक्कड़ जनजाति, तो आप कहोगे घुमक्कड़ जन। चाल, तो चाल से विशेषण बन गया चालू। यह से विशेषण बन गया ऐसा। यह से क्या बना? यह से इस बना, इससे ऐसा। उपासना से, चलो आपने क्या विशेषण बनाया जल्दी से बताओ। देखें उपासना से आपने क्या विशेषण बनाया, तो आप कहोगे सर हमने बनाया उपासक। काल से आपने बना लिया होगा कालिक। नोटिस कर लेना, कल मैंने आपको बताया था कि अक, उक, आकु, इ, इत, इन, ये कुछ प्रत्यय होते हैं जो हमेशा विशेषण बनाते हैं। पंक होता है कीचड़, और पंख से बनेगा पंकिल। स्नेह से बनेगा स्नेहिल। मिठास से बनेगा मीठा। परिवार से बनेगा पारिवारिक। प्रलय से बनेगा, ये बहुत अच्छा है, क्या बनाया बताओ देखें। प्रलय से बनेगा प्रलयंकर। परलोक से बनेगा पारलौकिक। नगर से बनेगा नगरीय सभ्यता। अब मुझे बताओ दाता का विशेषण क्या बनेगा। मैं 100% कह सकता हूं आपने गलत बना दिया होगा। तो देखते हैं, ये बाकी आपने कमेंट किए ना किए, दाता का जल्दी से आप मुझे विशेषण बताओ, तब मैं मानूंगा कि आप क्लास पूर्ण रूप से एकाग्रता से देख रहे हो। तो कमेंट तो आना चाहिए। चलिए, तो दाता जो है वो ऑलरेडी विशेषण ही है, आपने ज्ञान लगा के बना दिया होगा। तो सर विशेषण है तो इसकी देखो, शब्द होता है दान। दान से विशेषण बनता है या तो दानी या दाता। संज्ञा होती है दान। दान से दानी या दाता विशेषण बनता है, ये ऑलरेडी विशेषण है। तट से क्या, तटीय से क्या विशेषण बनाया, तो फिर आपने बना दिया होगा तटीय तो खुद विशेषण है, क्योंकि इसकी संज्ञा क्या होती है, तट, है ना। तट जो है वो होती है संज्ञा। क्या होती है? संज्ञा। चलिए, सेवा से आपने क्या विशेषण बनाया? क्या सर सेवा ही होता है? अब तो हमें लग रहा है नहीं, सेवा से बनेगा सेवक। बल से क्या बनेगा बताओ देखें जल्दी। बल से बनेगा बली या बलवान। क्या बनेगा? बली या भगवान। पढ़ना से पढ़ाकू। कर्म से कर्मठ। सत्य से सत्यनिष्ठ। कृपा से कृपालु। बस, और क्या फिर शहर वाले कलाबत्तू खाते हैं, भक्तिन जैसे कहती है। और क्या एग्जामिनर क्या दे देगा ऐसा जो हमें नहीं आता? आपको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से ये विशेषण जो हैं वो बनते हैं। क्लियर बात समझ आ गई? अब हम चलते हैं क्रिया की ओर। तो क्रिया टॉपिक थोड़ा सा इधर खिसक गया है पीडीएफ बनाते समय, तो हम यहां पर पढ़ेंगे आज क्रिया। सबसे पहले तो आप देखोगे कि इसका उच्चारण ही लोग गलत करते हैं। सर हमारे एक टॉपिक लागे क्रिया, क्रिया कुछ होती ही नहीं है, इसका उच्चारण क्या होता है, इसको तोड़ के देखेंगे तो ये होता है। क्या है इसका उच्चारण? क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया तो लास्ट अंतिम समय में होती है, उसके बाद पढ़ने इस मोह माया के संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो इतनी जल्दी क्रिया की ओर न भागें, ये होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। क्रि धातु से बना हुआ शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। अब क्रिया क्या होती है? मतलब किसी भी कार्य का करना। मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर रिपीट करता हूं, ये पीछे लिखा हुआ होता है ना, इससे ज्यादा जो हम बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी ओर आपका ध्यान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने टीवी चल रही है और आप आनंद ले रहे हो, क्लास का पार नहीं पड़ेगी। ये जो है ना, अक्सर एक फोन आते रहते हैं। तो अभी जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में साहित्य क्लासेस चल रही है, तो उस दौरान फोन आता है, सर सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी वगैरह। तो मैंने कहा आप क्लासेस वगैरह लेते हो? तो एक जवाब आता है मेरे पास में। जवाब यूं आता है कि सर कभी कभार ले लेते हैं, टाइम मिलता है तो क्लास ले लेते हैं सर, नहीं तो नहीं ले पाते। टाइम मिलता है तो क्लास ले लेते हैं, क्लास पे इतना एहसान क्यों कर रहे हो? मतलब जो क्लास आपके भविष्य को सृजित कर सकती है, जिस कक्षा से आपके भविष्य का निर्माण हो सकता है, जिस कक्षा से आपके परिवार में खुशियों की, मतलब एकदम खुशियों की वो बौछारें आ सकती है, यूं कहूंगा,
खुशियां ही खुशियां आ सकती है, उस क्लास को आप टाइम मिलता है तो ले लेते हैं, और बाकी काम आपके लिए बहुत जरूरी है। रील्स देखनी बहुत जरूरी है, और वो देखते मजबूरी में हो। कैसे? एक बार शुरू हो गई तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। बाकी सब देखना जरूरी है, लेकिन क्लास हम टाइम मिलते हैं तो ले लेते हैं। ये एहसान क्लास पे ना करें। ये शिक्षा, विद्या जो है वो किसी का ऋण नहीं रखती। विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। आपने राजस्थान से रेत के टीले देखे होंगे, देखे हैं ना रेत के टीले। आपको चढ़ने में जितनी तकलीफ होती है, ये उतरने में उतनी ही आसानी होती है, क्योंकि ये आपका एहसान नहीं रखते। आपको यहां तक आने में तकलीफ हुई, यहां आपको इजी वे में भेजा जाएगा। वैसे ही विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। आप जितना पढ़ोगे वो उतना दे देगी। आपके परीक्षा में 150 में से अगर 100 ही नंबर आए तो आपने उतना ही पढ़ा था। अब आपको नहीं सर हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी, आपकी नजर में की थी। विद्या किसी का ऋण, विद्या और मेहनत किसी का ऋण नहीं रखती है। मैं तो इस बात पे 100% मानता हूं। और ये जो विद्या है ना, ये अटेंशन मांगती है। ये अटेंशन मतलब आपके घर में शादी है, चलो खुद के घर में शादी ब्याह है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन आपके आस पड़ोस में कोई छोटा मोटा फंक्शन है, किसी की बर्थडे पार्टी है वगैरह 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 है, तो उस वक्त आपको बुला लेते हैं। आपके अरे नहीं को जो लागे लो जानो पड़े भाई, अमीन खाम समाज में रहवा यूं जानो पड़े। आप सोचो जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यही समाज आपको ताने मार मार के घायल कर देगा। उस दिन ये समाज आपको ढाढ़स बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता आप समाज से बाहर हो जाइए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर कोई कुछ भी XYZ कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि यार पेपर है अभी 15 दिन बाद में और ये फंक्शन वगैरह है, अटेंड नहीं कर सकता, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां जाओगे अगर कोई मिल गया, तैयारी का पूछ लिया, ताना दे दिया, आपके वो बात टेंशन करके आपके 5 दिन खराब हो गए। इसलिए आपको जाना ही नहीं चाहिए। इसका उपाय क्या है? आप कोई बात नहीं, जिस दिन पेपर हो जाए उससे जस्ट अगले दिन वहां जाओ, 500 रुपए का गिफ्ट दो और आराम से उसको राजी कर दो। वो उन फंक्शन में आए हुए सभी व्यक्तियों को याद नहीं रखेगा, लेकिन आपको याद रखेगा कि यार देखो इतना बिजी था लेकिन बाद में भी आया तो सही। स्मार्टली काम कीजिए, रिश्तेदारी भी स्मार्टली निभाएं, दिल से निभाएं लेकिन स्मार्टली निभाएं। अपने इसको तवज्जो दीजिए। आप इसको तवज्जो दोगे विद्या को, ये आपको तवज्जो दे देगी। आपको लगता है ये ज्ञान है, तो ये ज्ञान नहीं है, ये वही चीजें हैं जो हर सेलेक्टेड व्यक्ति ने अपने पर अप्लाई की है। मैं ये नहीं कहता मैंने या गौरव सर ने या XYZ कोई ने। आप किसी भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी से पूछेंगे, जो टीचर हैं या जो भी जिस वैकेंसी में सिलेक्टेड हैं, जिस भर्ती में जिस पद पर हैं, अब वो यही कहेगा नहीं, आपको इग्नोर करना पड़ेगा आसपास की परिस्थितियों को, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो वही चीजें हैं। कई बार मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान देने लग जाता हूं, हिंदी वालों की कमी रहती है थोड़ी, लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी लगेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना, देखो इस बात को समझ लेना, क्या है कार्य का करना या होना? कैसे? मोहन पढ़ रहा है तो ये काम कर रहा है। अगर बारिश हो रही है तो ये काम अपने आप हो रहा है। बात समझ गया ना भाई? बारिश हो रही है तो बारिश को कौन कर रहा है? बारिश हो रही है। कुछ काम होते हैं, कुछ काम करते हैं। तो किसी भी कार्य का करना या होना जहां पाया जाता है, वहां क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। हमसे कोई नहीं पूछेगा। क्रिया का जो मूल रूप है वो संस्कृत का धातु होता है। क्रिया का मूल क्या होता है? संस्कृत का धातु होता है। जैसे संस्कृत में होता है पठ, हिंदी में हमने उसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा रूप बदलता ही है, पढ़। हिंदी में क्या कर दिया हमने? पढ़। और जब धातु के पीछे ना लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? क्रिया। तो वो किस रूप में परिवर्तित है? क्रिया। तो पढ़ प्लस ना क्या बन गया? पढ़ना। तो ये इस प्रकार से क्रिया का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्रिया का निर्माण होता है। अब धातु की पहचान कैसे करें? तो इनकी पहचान धातु के अंत में ना जोड़ने से हो जाती है। अच्छा, क्रिया की पहचान धातु के अंत में ना जोड़ने से हो जाती है। अतः क्रियाएं वाक्य को पूर्ण करने के कारण वाक्य का विधेय अंग कहलाती है। विधेय का मतलब क्या होता है? जो वाक्य को पूरा करे, और वाक्य को पूरा करने का काम जो करते हैं वो विधेय करती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि याद रखें, विधेय किसी भी वाक्य का महत्वपूर्ण अंग इसलिए है क्योंकि विधेय के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बोला कैसे? आप मुझे बताओ। मैंने यहां लिखा, जैसे मैंने यहां एक वाक्य लिखा, मैंने लिखा मैं खाना खा। क्या इस वाक्य को मैं यहां खत्म कर सकता हूं क्या? बोला नहीं खत्म सर, ये पूरा ही नहीं हुआ वाक्य। मैं खाना खा,
मजा ही नहीं आया। अब इस पूरा कब होगा, ये पूरा होगा मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, तो इस वाक्य में हमें क्रिया की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब मैंने एक वाक्य लिखा, यहीं पर लिखूंगा मैं, एक अपने पास इतनी जगह फिलहाल, एक बार यहीं पर देखो मैंने लिखा पैसा उड़ाया गया, उड़ाया गया, पैसा उड़ाया गया। इस वाक्य में करता है ही नहीं, इस वाक्य में करता ही नहीं भाई, मेरे द्वारा पैसा उड़ाया गया, तो मेरे द्वारा नहीं, करता मौजूद नहीं है। तो अगर वाक्य में करता नहीं है तो भी वाक्य हो सकता है। अब देखना, वह सो गया, इस वाक्य में कर्म नहीं है फिर भी वाक्य है, लेकिन ऐसा कोई वाक्य ही नहीं है दुनिया में जिसमें क्रिया नहीं हो और वो वाक्य पूर्ण कहलाए, ऐसा कभी वाक्य नहीं होता है। इसलिए बिना क्रिया के वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए क्रिया को वाक्य का अनिवार्य अंग माना जाता है। किसी भी वाक्य में अगर क्रिया होगी तो ही वो वाक्य पूर्ण माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब जो हमारी सबसे बड़ी चीज चलती है वो क्या चलती है, वो देखो, क्रिया के जब हम भेद करते हैं तो हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर, किस आधार पर, क्रिया के जब भेदों की बात होती है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं रचना के आधार पर, कि भाई रचना के आधार पर जो है वो क्रिया कितने भेद होते हैं। फिर तीसरा जो हम देखते हैं काल के आधार पर। तो ये 3 प्रकार से हम जो है वो क्रिया का डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से करते हैं, कर्म, रचना और काल के आधार पर। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि कर्म के आधार पर जो है वो क्रिया देखेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया देखेंगे। तो कर्म के आधार पर, जब ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है, लेकिन मैंने कहा ना मुझे थोड़ा सा एक बार समझाने में ज्यादा आनंद आता है। कर्म के आधार पर जब हम क्रियाओं की बात करेंगे तो 2 भेद होते हैं, एक होगा अकर्मक और दूसरा भेद कहलाएगा सकर्मक। क्या है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्म यानी जिसमें क्या नहीं हो, कर्म नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो, कर्म नहीं हो, इसमें क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता। और इसमें क्या होता है, कर्म सहित वाली जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। तो ये तो सबको पता है, एक में कर्म होता है एक में नहीं होता है। सर स्पेशल क्या बता रहे हो आप, स्पेशल है तो कुछ बताइए। चलिए स्पेशल की ओर चलते हैं। अब मैंने एक सिंपल सा वाक्य लिखा, पहले जब इसकी परिभाषा हम किताबों में पढ़ते हैं तो इस प्रकार आती है, वह क्रिया जहां कर्म के अभाव में भी, कर्म के अभाव में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक होती है, और जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न होकर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक होती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो परिभाषाएं हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक है और कर्म पर पड़े तो सकर्मक है, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि प्रभाव कहां किस पे पड़ रहा है, नहीं पता चलता, दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए ये लॉजिक तो बिल्कुल फ्लॉप है, इस लॉजिक से तो क्लियर होगा नहीं। मैंने यहां वाक्य लिखा, मैं बाहर जाकर आ रहा हूं। अब ये जो वाक्य है ना, ठीक है, जिनको अकर्मक सकर्मक आती है वो तो इसको तुरंत सही कर देंगे, लेकिन बाकी सबको नहीं पता चलेगा कि इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। नहीं, क्योंकि कईयों को कर्म का भी नहीं पता होता कि कर्म क्या होती है। अब कर्म की परिभाषा बात करें कि कर्म होता क्या है, तो कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। सकर्मक क्रियाओं में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कैसे, जैसे मैं चावल खा रहा हूं, तो यहां पे खाने का प्रभाव मैं पे पड़ रहा है या चावल पर, मुझको खाया जा रहा है चावल को, बोला चावल को खाया जा रहा है, तो इसका मतलब चावल जो है वो कर्म है। लेकिन ये फ्लॉप लॉजिक है, इससे हमें क्रियाएं नहीं समझ आती। तो सर आप बढ़िया लॉजिक आप बता दो। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले कुछ वाक्य लिखते हैं हम यहां पर। हमने लिखा, सुरेश बाजार से फल लाता है। दूसरा वाक्य लिखा, विकास ने
गाना गाया। तीसरा लिखा सड़क पर गाय बैठी है। चौथा लिखा तिरंगा फहरा रहा है। इसको लहरा कर देते हैं, तिरंगा लहरा रहा है। पांचवा पंख, तिरंगा लहरा रहा है। उसके बाद पानी में मेंढक उछल रहे हैं। छठा वाक्य हमने लिखा कैलाश ने मिठाई खाई। ये 5 एक वाक्य लिख दिया हमने एक बार के लिए। अब हम इस पर बात करते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले जब हमें अकर्मक और सकर्मक का पता करना हो तो आप ये जो परिभाषाओं में पढ़ते हो उन चीजों को छोड़ दो। मैं आपको 3 ही शब्द बताऊंगा और उन 3 शब्दों के बाद दुनिया का कोई सा वाक्य उठा लेना आपका गलत नहीं होगा। अब सर ये तो किताबों में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं पहले से क्लियर कर दूं, आपकी किताब में क्या लिखा है, आपने क्या पढ़ा है, वो सब बाद में देखना। अब आप बस 3 चीज को, और मेरे अनुसार ट्रैक नहीं छोड़ें तो आपका कभी गलत नहीं होगा। बोला ट्रैक कैसे, अभी बताता हूं। 3 स्टेप में काम करना है। सबसे पहला स्टेप, आपको सबसे पहले वाक्य में क्या ढूंढनी है, क्रिया ढूंढनी। ये आपका पहला स्टेप होगा। आपको वाक्य में क्या मिल गई, क्रिया मिल गई। बोला हाँ सर क्रिया मिल गई, ठीक है क्रिया मिल गई। अब तक आपने इनके आंसर भी दे दिए होंगे, मैं जानता हूं, दिमाग में तो आंसर आप भी चुके होंगे। अब आप यहां पे, तो सबसे पहले आपने क्रिया ढूंढ ली। क्रिया ढूंढने के बाद आपको यह देखना है कि क्रिया को करने वाला कौन है। देखो मैं यहां पर चाहता तो कर्ता भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कर्ता नहीं लिखा। इसके पीछे रीजन है, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्रिया ढूंढ ली, फिर 2 नंबर स्टेप ये था कि हमने क्रिया को करने वाला ढूंढ लिया, और 3 नंबर स्टेप है दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया। फिर एक प्रश्न बनेगा और उस प्रश्न को जो है उस प्रश्न से उत्तर निकालेंगे इसी वाक्य में से। तो अब तक आपने उत्तर दे दिए होंगे, देखते हैं आपके सारे सही हैं या गलत हैं, आप मूल्यांकन करना। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, क्रिया। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आगे अभी तक प्रैक्टिस कम से कम 4-5 बार करवाऊंगा, अभी तक कठिन वाक्य नहीं दिए हैं। आप एक बार अपने इन ट्रैक को मत छोड़ना, और ट्रैक को छोड़ोगे तो आगे गलत होगा, चाहे एक भी गलत हो, ये देख लेना। सबसे पहले वाक्य में क्रिया ढूंढनी। क्रिया क्या है, लाता है। क्रिया क्या मिली आपको, लाता है, ठीक है, ये सब लाता मिल गई। अब दूसरा स्टेप क्या है, क्रिया को करने वाला ढूंढो। तो लाने का काम कौन कर रहा है, बोला सुरेश कर रहा है। क्या कर रहा है, सुरेश कर रहा है। लाने का काम कौन कर रहा है, सुरेश। तो बीच में तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, क्या लगा दो। तो सुरेश क्या लाता है, तो प्रश्न क्या बना, सुरेश क्या लाता है। अब उत्तर ढूंढो वाक्य में, तो उत्तर आया फल। उत्तर आ गया। इसका मतलब ये कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। दूसरा स्टेप, दूसरा वाक्य, क्रिया क्या है, गाया। गाने का काम कौन कर रहा है, विकास ने। विभक्ति हमेशा साथ में लेनी है, विकास ने गाया। तीसरा स्टेप क्या लगा दो, विकास ने क्या गाया, तो उत्तर आया गाना। तो ये लो उत्तर क्या आ गया, गाना। तो ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। तीसरा स्टेप, क्रिया क्या है, बैठी है। क्रिया क्या है, बैठी है। और बैठने का काम कौन कर रही है, तो आप बोलोगे गाय। क्या बोलोगे, गाय। तो अब बीच में लगा दो क्या, तो गाय क्या बैठी है। गाय, भाई क्रिया क्या मिल गई, बैठी है। और बैठने का काम कौन कर रही है, क्रिया को करने वाला कौन है, गाय। तो गाय मिल गया, बीच में क्या लगा दो, गाय क्या बैठी है। उत्तर नहीं आया, तो ये हो गई अकर्मक। अब मैं बात करता हूं उसकी, किसकी, ये मैंने क्रिया को करने वाला क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारे दिमाग में साइको वही है। अ से अनार, ए से एप्पल, अ से अदरक कभी नहीं पढ़ते। हमने अनार पढ़ी क्योंकि हमारा जहरीला ज्ञान दिमाग में जो है वो गहराई से जो है वो कर चुका है। तो आप इस चीज को समझें, जहरीले ज्ञान से मुक्ति पाएं। हम लोगों ने क्या सेट कर रखा है कि कर्ता हमेशा आगे ही होता है, तो क्रिया को करने वाला हमेशा क्या होगा,
आगे होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि कर्ता वाक्य में कहीं पर भी तो आ सकता है। तो आप देखो इसको, देखो बैठी है, बैठने का काम करिए गाय, और क्योंकि ध्यान रखें कर्ता लिख दूं तो आप दिमाग में आगे वाला शब्द होगा उसे उठा लोगे, और आपको लगता है ऐसा नहीं होता। मैंने अब तक न जाने कितने ऑफलाइन बैच पढ़ा दिए, और जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता था मैं एक एक से पूछता था, गारंटेड बोलता सर सड़क पर क्या बैठी है, उत्तर आता था गाय। आप में से भी कईयों के ऐसे ही प्रश्न दिमाग में आया होगा, गारंटी से बोल रहा हूं, ईमानदारी से बता दो। आप लोगों ने कईयों ने तुरंत प्रश्न बनाया होगा, सड़क पर क्या बैठी है, गाय सकर्मक क्रिया। ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए कहता हूं ट्रैक से काम करें, शॉर्टकट में न जाएं। सड़क पर क्या बैठी है, गाय बैठ जाएगी, 2.66 नंबर की गाय बैठेगी, है ना, और वो खड़ी और नहीं होगी गाय वापस, ये और देख लेना। आगे देखिए क्रिया क्या है, लहरा रहा है। अब कुछ लोग तो केवल रहा है को क्रिया ले लेते हैं, यही चीज समझनी है। अच्छा क्रिया कैसे पहचाने सर? वाक्य का जो मुख्य काम हो रहा होता है ना, वही मुख्य क्रिया होती है। तो क्रिया लहरा रहा है, और लहराने का काम कौन कर रहा है? बोला सर तिरंगा कर रहा है। तो तिरंगा क्या लहरा रहा है? वाक्य में उत्तर नहीं आएगा। तो यह भी कौन सी क्रिया है? यह भी क्रिया है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। आइए अगला देखते हैं, क्रिया क्या है? उछल रहे हैं। अच्छा अब कईयों ने तो प्रश्न बना लिया, पानी में क्या उछल रहे हैं? मेंढक। उत्तर आ गया सर सकर्मक क्रिया है। अरे 2.66 नंबर का मेंढक उछल जाएगा, है ना। वो इमरान जो था ना, अब तो नहीं है, कबूतर महंगा पड़ जाएगा, वो एक एडवर्टीजमेंट आता था हज का, रिचार्ज का। तो वैसे ही मेंढक उछल जाएगा 2.66 नंबर का। क्रिया क्या है? उछल रहे हैं। पहला स्टेप मिल गया, क्रिया ये मिल गई। अच्छा उछलने का काम कौन कर रहे हैं? बोला मेंढक। तो मेंढक क्या उछल रहे हैं? उत्तर नहीं आएगा। तो इसमें भी क्या क्रिया है? इसमें भी अकर्मक क्रिया है। तो सर आपने पानी में क्यों नहीं? अरे हम जो लेते हैं वो ये जो क्रिया को करने वाला होता तो करता ही है, और आप अगर ये पानी में ले रहे हो तो ये तो अधिकरण कारक आप ले रहे हो। तो आप देखो तो सही पीछे विभक्ति कौन सी लगी है। बस आगे पड़ा है जो शब्द, पीछे पड़ा है जो शब्द ले लिया, बीच में क्या लगा के प्रश्न बना लिया, उत्तर आ गया। बिल्कुल गलत तरीका है ये, ऐसा नहीं करना है। अगला वाक्य देखिए, क्रिया क्या? खाई। खाने का काम किसने किया? कैलाश ने। कैलाश ने क्या खाई? मिठाई। तो उत्तर आ गया। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तो यह चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि हम जो क्रिया पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का तरीका विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना गलत हो जाएगा इस बात को। चलिए 5 वाक्य की प्रैक्टिस और करवाते हैं पहले, क्योंकि सिलेबस करवाना मेन रोल नहीं होता। सिलेबस आपको समझ आना चाहिए, क्लास 1 हो लेकिन जबरदस्त हो। आइए 5 एक वाक्य और देते हैं। जैसे पहला वाक्य है, पानी में बॉल फेंक दी। पानी में बॉल फेंक दी। दूसरा, आसमान में पक्षी चहचहा रहे। तीसरा, शादी में लोग उपहार लाए। चौथा, जंगल में लकड़ी कट रही। जंगल में लकड़ी कट रही है। पांचवा, जंगल में लकड़ी कट रही है। पांचवा है, पांचवा लिखो आप, कक्षा के लड़कों ने विद्यालय, रुको इसको सही करते हैं। कक्षा के लड़कों ने बैठा नहीं, ये वाक्य नहीं बैठा, दूसरा बना लेते हैं। आप लगाओ, बाहर पतंग उड़ रही है। एक और लिख लो, वह
बाजार से, वह बाजार से सामान लाया। सिंपल वाक्य, मैंने कोई अभी तक मैंने टफ वाक्य नहीं दिए हैं, और सिंपल, एक बार सिंपल की प्रैक्टिस करवा लें, फिर टफ भी आपके लिए लाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो, पानी में बॉल फेंक दी, तो तरीका वही रखना। पहला स्टेप क्या कहता है, साफ वाक्य में क्रिया ढूंढो। दूसरा स्टेप क्या कहता है, क्रिया को करने वाला ढूंढो कि क्रिया को कर कौन रहा है। और तीसरा स्टेप क्या कहता है, वाक्य में क्या लगा दो, क्या लगा दो, बस ये तीसरा स्टेप है। तो अब आप इसमें सबसे पहले देखो, जो भी लड़का या लड़की जो भी इस ट्रैक को फॉलो करेगा गलत नहीं करेगा एक भी, और जिसने शॉर्टकट बनाया उसका शॉर्टकट 2.66 का लगेगा। चलिए, पानी में बॉल फेंक दी, क्रिया क्या है, फेंक दी। अब कोई केवल दी ले लेगा, क्योंकि लेगा ही लेगा साहब, अगर नहीं लेगा तो 2 लाख विद्यार्थियों में मेरिट कैसे तय होगी। सब वहां पर अलग अलग हिसाब से सोचेंगे, कोई सोचेगा कि इसमें केवल दी क्रिया, कोई सोचेगा फेंक है, कोई शॉर्टकट सोचेगा, यूं करके तभी तो मेरिट ऊपर नीचे होती है। अगर सब एकजुट होकर सोचने लग जाएं तो फिर मेरिट भी तो बहुत हाई चली जाएगी। चलिए, क्रिया क्या, फेंक दी। फेंक दी, फेंकने वाला कौन, अब यहां क्वेश्चन मार्क, यानी वाक्य में मौजूद ही नहीं है, जबकि कुछ लोगों ने पानी में क्या फेंक दी और उत्तर आ गया उनके बॉल, है ना। कईयों ने प्रश्न बना लिया, जबकि क्रिया क्या, फेंक दी, और फेंकने वाला यहां मौजूद ही नहीं है, यानी वाक्य में करता है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे सर क्या करें, कुछ नहीं, सीधा क्या लगा दो। तो क्या फेंक दी, उत्तर आया बॉल। तो सकर्मक क्रिया, सर अब हमने ऐसे बनाया था, पानी में क्या फेंक दी, तब भी उत्तर बॉल आया। सर हमारे वाक्य सही हो गया ना, सही होने से नहीं होता, ये तो तुक्का कहलाता है। कई बार बोलते हैं, अरे यार वो तुम्हारा सही हो गयो, और सही हो गयो थारे पेपर में, लेकिन तना तो को नहीं हो, ठीक है, तुम टोरो लगे और टोरो लाग गयो सही, ठीक है ना, पर टोरा 1-2 ही लागे, ज्यादा कौन लागे, लॉजिक पता होना चाहिए। तो इसमें सकर्मक क्रिया है। दूसरा, आसमान में पक्षी चहचहा रहे हैं। अब कईयों ने फिर तुरंत बना लिया होगा, आसमान में क्या चहचहा रहे हैं, आसमान में पक्षी चहचहा रहे हैं, तो पक्षी चहचहा जाएंगे 2.66 के। तो क्रिया क्या, चहचहा रहे, चहचहाने का काम कौन कर रहा है, बोला पक्षी कर रहे हैं, तो पक्षी क्या चहचहा रहे हैं, उत्तर नहीं आएगा। तो इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि आसमान में ये तो अधिकरण है। हाँ, पक्षी कहां चहचहा रहे हैं तब उत्तर आएगा अधिकरण, लेकिन हमें तो कहां वाले उत्तर चाहिए नहीं, हमें तो क्या वाला उत्तर चाहिए। और ये भी होता है, जब ऑफलाइन में कई बार मैंने नोटिस किया है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या सर, मैंने कहा बताओ इसका प्रश्न क्या बनेगा, बोला सर आसमान में, पक्षी कहां चहचहा रहे हैं, उत्तर आ गया आसमान में। तो इस तरह से भी नहीं करना। आपको लगता है ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। चलिए, क्रिया क्या है, शादी में लोग उपहार लाए, ये रही क्रिया, लाए, लाने का काम किसने किया, लोगों ने। तो लोग क्या लाए, उपहार, उत्तर आ गया। तो उत्तर आ गया, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। आइए आगे, जंगल में लकड़ी कट रही है, क्रिया क्या है, कट रही है, और कटने का काम कौन कर रहा है, बोला गुरुजी लकड़ी। अब कईयों ने फिर प्रश्न बनाया, जंगल में क्या कट रही है, जंगल में लकड़ी, तो उत्तर आ जाएगा, वो सकर्मक कर देंगे। लेकिन क्रिया क्या है, कट रही है, कटने का काम कौन करे, ये लड़की लिख दिया, अरे बाप रे। अभी वो कहता है ना, क्या बोलते हैं उसे, महिला आयोग वाले, है ना, बोला सर इन्होंने गड़बड़ लिख दिया। हाँ, लकड़ी, जंगल में लकड़ी कट रही है, तो क्रिया क्या है, कट रही, कटने का काम कौन कर रहे हैं, लकड़ी। हाँ, अब की बार सही लिखा है, डाउट हो जाता है कि ठीक है। तो जंगल में, अच्छा इसका मतलब इतनी देर आपने कमेंट्स किए होंगे, सर आपने गलत लिख दिया, सर आपने लड़की लिख दिया। इस मामले में तो हम अव्वल है, हिंदुस्तानियों खास बात है, कमी तो दिख जाए ना तो भाई साहब यूं तीर भाले चलने लग जाते हैं ना। जंगल में लकड़ी कट रही है, तो अब क्रिया क्या कट रही है, कटने का काम लकड़ी करे, तो लकड़ी क्या कट रही है, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। बाहर पतंग उड़ रही है, क्रिया उड़ रही है, उड़ने का काम पतंग कट रही है, पतंग क्या उड़ रही है, उत्तर नहीं आएगा, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। वह बाजार से सामान लाया, क्रिया क्या है, लाया, लाने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, वह कर रहा है, वह क्या लाया, उत्तर आया सामान। तो इसमें क्या, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ये इस तरह से आपको क्रियाओं को पहचानना पड़ेगा,
तब जाकर कहीं आपका जो है वो मतलब अकर्मक सकर्मक का जो है झोल खत्म होता है। अभी तक तो शुरुआत है, अभी तक तो आपकी कम से कम 10 बार प्रैक्टिस होगी अपनी। ये क्रिया टॉपिक जो है 4 क्लास में करवाऊंगा, तो अभी तक तो पहली क्लास है। अभी तक तो आप देखोगे कि अरे वास्तव में सर ये तो जबरदस्त क्लास है और समझ आना भी है। जैसे आज वार क्या हो गया, सोमवार हो गया, अपनी गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोम 5 होती है, लेकिन मैं कल भी हो सकता है आपको क्लास दूं मंगलवार को, है ना, क्योंकि अपनी बीच में एक बंक रही हुई है, एक दिन क्लास नहीं आई थी, इसलिए मैं सर को बोलूंगा कि कल एक क्लास और अपलोड कर दे, है ना, फिर वापस गुरुवार को है, बुधवार को गैप लेके गुरुवार को आ जाएंगे वापस। तो ये मैं बोलूंगा, बाकी सर निर्णय लेंगे, ये भी क्लियर कर देता हूं, कल को बाई चांस नहीं आए, क्योंकि शेड्यूल सेट होता है ना, इसलिए। हाँ, तो कुल मिला के समझ आया, पानी में बॉल फेंक, मतलब आपको ये वाक्य देखो, स्टडी लाइक ए टीचर, एक टीचर की तरह स्टडी करो कि अगर मैं खुद ही वाक्य बनाऊं और मैं खुद ही उसका उत्तर दूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे आप गलत नहीं करोगे। अब आप में से चलो बताओ, देखें 6 के 6 किसके किसके सही हैं, बताओ सर हमारे 6/6 6/6 6/6, बताओ किसके कितने सही है, 6/4 6/5 6/3, किसके कितने सही है, ईमानदारी से बताओ, गलतियों को एक्सेप्ट करो तब पता लगेगा, बताओगे तभी तो पता लगेगा, वरना नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास जो है वो यहीं समाप्त करेंगे हम, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास हो सकता है थोड़ी सी बड़ी लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी समझाना है वो समझाएंगे, पहले कुछ एक टेस्ट लेंगे, फिर अकर्मक सकर्मक लिखेंगे, फिर अकर्मक सकर्मक के जो भेद होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो कल हो सकता है 1 घंटे की मंगलवार को एक सुपर क्लास दे दूं मैं आपको, और 100% देने का इरादा है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके आना। कल मैं आपको टफ वाक्य दूंगा, पहले ये देख लीजिए आप लोग, ये जो खाली जगह छोड़ रखी है ना, ये इसीलिए छोड़ रखी है, कल आपको कुछ यहाँ पहले से क्लास में आते ही टफ वाक्य लिखे हुए मिलेंगे, 10 वाक्य दूंगा, और 10/10 देखते हैं कौन कौन सही करता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीक में, यानी यूं मान लीजिए 4 क्लासें हैं, एक आज हो गई, एक कल हो जाएगी, 2 क्लासेस, और उसके बाद में गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार को आपका टेस्ट है, नेक्स्ट शनिवार या रविवार को आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए तैयार रहें। और टेस्ट वाले दिन कोशिश करें कि आप जो हैं सभी 2 बजे लाइव मौजूद रहें, प्रीमियर में होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मौजूद रहें, ज़्यादा नहीं, 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और 5 टॉपिक है, तो इस हिसाब से 8-8 क्वेश्चन होंगे सब टॉपिक के, लेकिन हमें देखना है कि हमें कितना आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जो अपने टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, ठीक है। गुरुवार को क्लास होगी ना, उसमें आपको बता दूंगा कि किस तरह हमने तैयार किया, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दोपहरी।